उत्तर प्रदेश के खीरी जिले और नेपाल सीमा पर निवास करने वाली जनजाति को थारू जनजाति के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और नेपाल सीमा के बीचों बीच स्थित है। कहते हैं कि 16वीं सदी में अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का द्वितीय युद्ध हुआ, तो उसमें राणा प्रताप की हार हो गई थी। फिर उनके सैनिकों की बीवियां अपने नौकरों के साथ भाग गई थीं, जो लखीमपुर खीरी और नेपाल सीमा के बीच आकर बस गए। अकबर बादशाह और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था। उसी दरमियान उसमें जो है महाराणा प्रताप की हार हुई, तो कुछ लोग तो चले गए उत्तराखंड में, जिसको कि आज बोलते हैं खटीमा साइड में, वहाँ 100 गांव है, और कुछ लोग यहाँ पलिया होते हुए यहाँ पर आ गए, क्या नाम, दुधवा नेशनल पार्क के। थारू जो है ये वैसे तो लोग कहते हैं इनका कि उदंती है कि हम थार देश से है, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ के ही है। चित्तौड़गढ़ के? हाँ, चित्तौड़गढ़ के, इसीलिए वो लोग राणा कहते हैं। कुछ राणा नेपाल चले गए और कुछ जो बचे वो उत्तराखंड में जाकर बस गए। थारू जनजाति में 3 प्रकार की जातियां होती हैं: राणा, डगौरा और मलवड़िया। राणा अपने आप को सबसे उच्च मानते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज और देखने को मिलती है, यहाँ औरतें अपने आप को पुरुष से उच्च मानती हैं। लगभग हर बड़ा कार्य स्वयं करती हैं। वो आज भी मानती हैं कि वो तो सैनिकों की बीवियां थीं, और ये नौकर जिनके साथ ये भागी थीं, इसलिए अपने आप को पुरुषों की अपेक्षा उच्च मानती हैं। होली और दशहरा यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं, जिन्हें ये लोग अपने पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। होली में ये लोग होली वाले दिन से लेकर आगे के 8 दिन तक होली का त्योहार मनाते हैं। इसमें एक लड़का और एक लड़की के अनुपात में कुछ लोग एकत्र हो जाते हैं और अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अपना लोक नृत्य करते हैं। इसमें एक लड़का गीत गाता है, एक लड़का ढोल बजाता है, और बाकी लड़के लड़कियां भी उसका साथ देते हैं और अपना पारंपरिक नृत्य करते हैं। होली के बाद 8 दिनों तक चलता है, और हम सब लोग मिलकर यहाँ होली खेलते हैं। यही जो आपने अभी देखा। ये कार्यक्रम क्रमवार चलता रहता है। आज यहाँ तो दूसरे दिन दूसरे घर पर इस प्रकार इनके नृत्य को देखते ही बनता है। ऐसे जहाँ जहाँ भी ये कार्यक्रम होता है, वहाँ पर गांव वालों की भीड़ इन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो जाती है। नृत्य के बाद ये लड़कियां बहुत खुश लग रही हैं। इनके चेहरों को देखिए, इनकी हंसी कुछ दर्शा रही है, कुछ तो शर्मा रही है। खासकर ये लड़की अपने चेहरे को ही छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन छिप नहीं रहा। इनके परिधान को देखिए, कैसे रंग बिरंगी कपड़े पहने हैं। सर पर ओढ़नी, नाक में बड़ा सा नथ, बदन पे ब्लाउज, नीचे घाघरा, कुछ और ही बयां करता है। अगर हम पैरों की तरफ देखें तो ये बड़ी सी पाजेब की तरह ही दिखती है। इसे सभी पहनते हैं। पैरों में चप्पल सब पहनते हैं। यही इनका मुख्य पहनावा है। ये जो है हमारे राणा थारू
में जो है चलता है। ये जो है बहुत ही महत्व जो है, बहुत ही महत्व त्योहार माना जाता है ये हमारे में। ये जो है जो होली होती है तो उसके जो है 8 दिन बाद हम लोग और खेलते हैं। अगर हम रहन सहन की बात करें तो ये संयुक्त परिवार में विश्वास करते हैं, अर्थात परिवार में कितने भी लोग हों, इनका खाना एक ही साथ बनेगा और सभी साथ में बैठकर खाते हैं। बेशक इनके घर कच्चे मिट्टी के बने होते हैं, किंतु सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। आप देख सकते हैं इनके घर में आसपास सामान रखने के लिए ये लोग सीधे जमीन पर नहीं रखते, वरन जमीन की सतह से कुछ ऊपर लकड़ी की सहायता से एक सहारा स्थापित करते हैं और उस पर सामान रखते हैं ताकि वो ज्यादा समय तक चल सके, अर्थात बरसात आदि के पानी का इस पर कोई प्रभाव न पड़े। पशु पालने का तरीका भी अलग है। इनका बेड़ा कुछ अलग ही होता है। गाय भैंस के अतिरिक्त ये लोग सूअर का पालन भी करते हैं। आप देख सकते हैं ये सूअर बंधा हुआ है और ये लड़की इसके लिए बर्तन में कुछ लेकर खाने के लिए गई है और वापस आकर बर्तन साफ करने लगी और मुस्कुरा रही है। अरे ये क्या, ये औरतें क्या कर रही हैं? ये तो मछली साफ कर रही हैं, खाने योग्य बना रही हैं। इनके पास कुछ केकड़े भी हैं, ये इनका मुख्य भोजन है। ये लोग सुबह मछली पकड़ते हैं और शाम को खाते हैं। इसे ये लोग चखना बोलते हैं। मांस भी इनका मुख्य भोजन है। इसे ये भुट्टी बोलते हैं। यहाँ के लोग चावल की शराब बना के पीते हैं और खूब झूमते हैं। यहाँ के कार्य करने में बच्चों का भी कम योगदान नहीं है। इन बच्चियों को आप देख सकते हैं कैसे पशुओं के लिए चारा काट रही हैं। इन लड़कियों को देखो, जो गेहूं बाहर पड़ा है उसे धीरे धीरे घर पहुंचा रही हैं। ये औरतें किस प्रकार अपना आशियाना तैयार कर रही हैं। ये छोटी लड़की मिट्टी तैयार कर रही है जिसे ले जाकर इन्हें देती है और वो इनको घर बनाने में प्रयोग कर रही है। इस प्रकार ये घर बनकर तैयार होगा। इस लड़की को देखिए, ये क्या कर रही है? ये तो फावड़े से खेत में खुदाई कर रही है। मेरी नजर पड़ते ही वो रुक गई और शर्मा के मुंह छिपा लिया और वापस आ रही है दूसरी तरफ। आप देख सकते हैं इन लड़कियों को खेतों में कार्य करते हुए ये गन्ने की बुआई कर रही हैं। इनमें अधिकतर स्त्रियां ही हैं, पुरुषों की संख्या बहुत कम है। दूसरी तरफ गन्ने की कटाई हो रही है और यहाँ भी स्त्रियां गन्ने को काट रही हैं। और ये क्या, पास ही खड़ा ये लड़का बच्चे को खिला रहा है और औरतें कार्य कर रही हैं। आप समझ सकते हैं। पुरुष भी करते हैं, औरतें भी करते हैं। अच्छा। वजन का काम नहीं कर पाती हैं ज्यादा, पुरुष वजन का काम करते हैं। पहले ये लोग शिव की पूजा विशेष तौर पर किया करते थे और जादू टोने में बहुत विश्वास करते थे। परंतु अब समय बदल चुका है। सभी धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं और सारे गांव लगभग अंबेडकर गांव हो गए। सारी सुविधाएं मिलने लगी हैं। सड़कें पक्की हो गई हैं। बिजली की अब कोई दिक्कत नहीं है, न ही पानी की। तराई क्षेत्र होने के कारण गांव में विकास हो रहा है। रहन सहन में परिवर्तन हो रहा है। घर पक्के बनने लगे हैं। पहनावे में भी लड़के जीन्स शर्ट और महिलाएं साड़ी पहनने लगी हैं। अब आसानी से इन लोगों के पास सब कुछ सड़क मार्ग से पहुंच जाता है। घरेलू उपभोग की वस्तुओं में भी आधुनिकीकरण की झलक साफ दिखाई देती है और कार्य करने के तरीकों में भी काफी बदलाव हो गया है।